नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र के बारे में, और इसके लिए 3 सेगमेंट हैं कार्यक्रम में। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद बात होगी हमारा पशुधन की, और आखिर में बात करेंगे एक कामयाब किसान की दास्तां की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आज खेती किसानी में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं उन संस्थाओं के बारे में जो कि किसानों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं ये। ना सिर्फ सहकारी क्षेत्र की बात की जाए, बल्कि सरकारी क्षेत्र में भी कोशिश यही की जा रही है कि किसानों को किस तरीके से मदद दी जा सकती है, और उसके लिए इस तरह की जो संस्थाएं हैं काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं। आइए लेते हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। कृषि के कार्यों को सहज बनाने के लिए आज बाजार में हर तरह की मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन इन मशीनों को खरीदना हर किसान के बस की बात नहीं। मशीनों की जरूरत सबसे ज्यादा तब महसूस होती है जब खेतों में बुआई करना हो, कटाई करनी हो या फिर पराली का प्रबंधन करना हो। इन जरूरतों और परेशानियों को समझा एक संस्था ने और निकाल लिया समाधान। कैसे, आइए देखते हैं। गदरी बाबा दुल्ला सिंह ज्ञानी निहाल सिंह फाउंडेशन ने किसानों की खेती, खर्च की नब्ज और पराली की समस्या को देखते हुए सार्थक प्रयास किए हैं। संस्था ने रायकोट के गांव जलाल दीवाल और नूरपुर में पराली स्टोर खोलकर किसानों को पराली के बदले में रुपए देने की पहल की है। इससे किसानों की पराली की समस्या का समाधान तो मिल ही गया, साथ ही किसानों को अतिरिक्त आय भी हुई। इस संस्था के संस्थापक हरमिंदर सिंह का कहना है कि वो करीब 8 साल से काम कर रहे हैं। इस समय ये फाउंडेशन 35 गांवों में अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है। ये जरूरतमंद किसानों को मशीन उपलब्ध कराते हैं। वो मानते हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान खोजना समाज की भी जिम्मेदारी है। हर किसी को भरपेट भोजन मिले, इसके लिए किसान दिन रात मेहनत करता है। इसके एवज में समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों की मुश्किलों को भी समझें, और इसी सोच ने इस संस्था को जन्म दिया। इस समय संस्था ने 50 गांवों को गोद लिया है, जिसके तहत वो किसानों को मशीन संचालन का प्रशिक्षण देते हैं। अभी संस्था के पास करीब 150 मशीनें हैं। इन मशीनों को वो क्लस्टर बनाकर गांव में उपलब्ध कराते हैं। हम पिछले 8 साल से स्टबल बर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा खुद का एक डिफरेंट फार्मर को मोटिवेट करके हमने स्टार्ट किया था। तो अभी हम यहाँ पे 30 गांव में स्टबल बर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस ही जो है कि फार्मर पराली ना जलाए और उसको मशीनरी का जो उसके ऊपर इकोनॉमिकली लोड पड़ता है वो ना डले। सो हम उनको मशीन्स प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है, जो पराली है वो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ फार्मर की नहीं। अगर हम लोग अच्छा खाना ढूंढते हैं, अगर हम लोग अच्छे चावल ढूंढते हैं फार्मर से, ऑर्गेनिक मटेरियल चाहते हैं कि वो हमें उगा के दे, तो ये जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी मैनेज करना सभी का मिलके योगदान डालने की ज़रूरत है। सो हम लोग अपने हिस्से का जो इनिशिएटिव है हम यहाँ पे कर रहे हैं पिछले 8 साल से। और 3 साल से हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे CIA फाउंडेशन इंडिया ने हमें सपोर्ट किया, तो हमने यहाँ पे 50 गांव अडॉप्ट किए हुए हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात जो हम फील करते हैं एज ए फार्मर, वो ये है कि फार्मर की ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फार्मर को। सो उस पार्ट को हम करने के लिए मशीन्स आ गई, गवर्नमेंट ने सब कुछ दे दिया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी कर दी, लेकिन मशीन्स आ गई। मशीन का जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, अगर वो नहीं होगा, वो ट्रेनिंग नहीं होगी, वो सक्षम नहीं होगा फार्मर, तो उसको मशीन चलानी नहीं आएगी। सो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलके, PAU, BISA, CIPT और लोगों से मिलके हम फार्मर को लेकर जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं, मशीन्स कैसे चलानी है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या हैं और कैसे उनकी जील्ड आएगी, कौन कौन सी उन्होंने स्प्रे करनी है, क्या क्या उनके बेनिफिट होंगे। ये पार्ट हम पिछले 4 साल से इन सभी गांव में कर रहे हैं। और गांव में बाहर से भी जो एक्सपर्ट हैं उनको बुला के हम गांव में भी कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसका हमें बहुत ही बढ़िया
रिज़ल्ट जो देखने को हमारे रायकोट ब्लॉक है, हमारा रायकोट ब्लॉक लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट जो हमें मिल रहा है। हमारे जो पोटैटो वाले फार्मर हैं उन्होंने उनके जो यील्ड में बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद उनके जो इनपुट्स हैं वो दूसरे साल जाके इनपुट्स कम लग रहे हैं और सॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया हो गई है। इसीलिए हमारे पास 3,3500 हमारे फार्मर हैं और डिफरेंट गाँव में, तो वो हमारे साथ काम करते हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। जब सीज़न आता है पराली का तो हम आप देख रहे हैं पीछे मशीन्स पड़ी हैं हमारे पास 150 के करीब 150 के करीब मशीन्स हैं। तो हम क्लस्टर बनाते हैं, 3 गांव का एक क्लस्टर बना के वहाँ पे हम ये मशीन्स पूरे सीज़न के लिए सितंबर में हम डिप्यूट कर देते हैं। वहाँ पे फार्मर आता है, वहाँ पे मशीन्स देखता है, उनका ऑपरेशन देखता है। हमारे जो वहाँ पे ट्रेंड वॉलंटियर हमारी टीम के मेंबर, हर गांव में एक मेंबर है, क्लस्टर में 2 से 3 मेंबर बैठते हैं, तो वो उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। वहाँ पे वो देखता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं हम 1.5-2 महीने में कि ये आपको बेनिफिट होंगे। तो हमारे इस वक्त 12 मशीनरी बैंक्स जो हैं चल रहे हैं, यहाँ पे हमने मशीन्स रखी हुई हैं और फार्मर आके वहाँ पे देखते हैं। जब सीज़न स्टार्ट होता है तो फार्मर वहीं से मशीन लेकर जाता है और शाम को मशीन्स अपना ऑपरेशन करने के बाद मशीन छोड़ जाता है। सबसे बड़ी बात जो है भाईचारा, जो हमारा ट्रेडिशनल जो वे था कि भाईचारा हमारा कायम होना चाहिए, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, तो उसी ट्रेडिशन को हम रिवाइव करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि मशीन्स हैं हमारे ग्रुप में, एफपीओ में मशीन्स हैं, लेकिन आपको मशीन्स नई लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं मशीन्स को यूज़ कीजिए। उसके यूज़ करने से उसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर एक फार्मर मशीन लेगा तो उसकी सबसे पहले बात वो लोन पे लेगा और उसका जो इंटरेस्ट देगा, उसके बाद उसका रख रखाव करेगा, उसके लिए अलग जगह होनी चाहिए। वो सारे जब खर्चे डालता है फार्मर एक, तो वो काफ़ी हो जाते हैं। तो मशीन के जब हमसे मशीन लेकर जाता है तो उसमें जो एक मशीन लेने का ब्याज है, ब्याज में से भी उसके पैसे बच जाते हैं जो वो कहीं भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद हमारे पास 2 बेलर हैं, बेलिंग मशीन्स हैं, जो हम स्पेशली हमारा ये मानना है कि इनकॉर्पोरेशन और मल्चिंग ही आगे लेकर जाएगी स्टबल कैंपेन को, क्योंकि उससे सॉइल की क्वालिटी बढ़ती है तो फार्मर की जो इनपुट है वो भी कम होती है। तो वेल्स वाली जो मशीन हैं, बेलर जो हैं, वो बेलर्स हमने सिर्फ पोटैटो वाले फार्मर के लिए रखे हुए हैं और बेल्स भी हम सेल नहीं करते। पिछले 2 साल में यहाँ पे हमारे लास्ट ईयर ही हम लेकर आए हैं बेलर। हमारे एरिया में पहले बेलर्स नहीं थे, तो हमने यहाँ पे जो एक चीज़ स्टार्ट की है कि जो फार्मर हैं उनको हम एज ए फॉडर स्टबल को यूज़ करने की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एज ए स्टबल को एज ए फॉडर यूज़ कीजिए और जो भूसा है उसको आप सेल कर सकते हो, जिससे आपकी मतलब वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, फार्मर को काफ़ी कॉस्ट पड़ती है उसके लिए, तो वो आप सेल कर दोगे तो वो पैसा आप कहीं और यूज़ कर सकते हो। बेल्स बना के आप अपने घर में रख लो और सर्दी एज ए फॉडर के तौर पे यूज़ करो। अभी हम लोग पराली के संभाल के लिए काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से, और इसके साथ साथ ही दो मेन जो काम हैं इसके, इन सिटू और एक्स सिटू दोनों पे काम कर रहे हैं। तकरीबन 80 के आसपास विलेजेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से 50 गाँवों को हमने अडॉप्ट कर रखा है और 30 ऐसे गांव हैं जिसको हमने अडॉप्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। उसमें लगभग 3000 के आसपास फार्मर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 7200 कुछ के आसपास पशु जो हैं वो हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके हम संभाल के लिए, खाने पीने की व्यवस्था के लिए और अच्छा कैसे रख रखाव किया जा सकता है, बढ़िया दूध की प्रोडक्शन कैसे ली जा सकती है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा जो मेन मकसद है इस सारी की सारी काम के पीछे वो ये है कि लोगों को अच्छा चारा की तरीके बताना, अच्छा खान पीन की व्यवस्था करना, पशुओं का अच्छे रख रखाव के लिए जानकारी देना और पराली की साम संभाल करना जो कि वातावरण को साफ़ कर सके। लगातार हम लोग यहाँ पे फार्मर्स के लिए मीटिंगें करते रहते हैं। फार्मर्स की मीटिंगों के ज़रिए हमारा ये कोशिश होती है कि हम उनको अच्छे तरीके से ये समझा सकें
कि आपको किस तरीके से पशुओं का पालन करना है। तकरीबन छोटे और बड़े 2 पशुओं से लेके 40-50 पशुओं तक के फार्मर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पराली को भी हम इस बार काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोग चारे के रूप में उसको अपनाएं। उससे क्या हो रहा है कि उनका सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी नीचे आ रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही एक ऐसा मंत्र है कामयाब होने का जिससे कि ये अपना ख़र्चा कम कर सकते हैं डेयरी फार्मिंग का। और हम यहाँ से भी अलग अलग तरीके से उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप हमारे साथ या हमारी संस्था के साथ जुड़ के अपने धंधे को कामयाब कर सकते हो। एक साल में एक गेहूं और पैडी की फसल जो करते हैं, और उसमें पैडी की फसल जो होती है पहले उसमें 600 से 8 जोड़ा असं जो वैरायटी लगाते हैं उसमें 30 एकड़ 31 क्विंटल का जो चूना जो निकालते हैं उसमें। इसके बाद हम उसकी जो उसका पराली होती है उसकी पराली को गट्ठा बन के पशुपालकों को दे देते हैं। पशुपालकों को बजाने के बाद फिर असं गेहूं की खेती करते हैं। गेहूं हम जो वैरायटी है 30 से 80 लगाते हैं और इसका भी बहुत बढ़िया झाड़ होता है। तो जाना आपने कितना महत्वपूर्ण है किसानों के लिए बढ़ चढ़ कर इस तरह की जो संस्थाएं हैं आगे आ रही हैं और उनको लगातार मदद मुहैया करा रही हैं। इसके साथ ही गांव किसान में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए बात करते हैं हमारा पशुधन में मुर्गी पालन की। हम सभी जानते हैं मुर्गी पालन क्षेत्र में कई संभावनाएं मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो प्रशिक्षण है वो काफ़ी अहम माना जाता है। अगर आप भी मुर्गी पालन क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा, किस तरीके से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सर्दी के मौसम में अंडों की खपत बढ़ जाती है, लेकिन इस खपत को पूरा करने और उत्पादन को बनाए रखने के लिए मुर्गी पालकों को कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। देखा जाए तो कुक्कुट पालन का एक ऐसा ही व्यवसाय है जो कम कीमत में शुरू किया जा सकता है और एक बार शुरू होने के बाद ये व्यवसाय चलता रहता है और बढ़ता रहता है। पोल्ट्री फार्म खोलने से पहले मुर्गी पालकों को चाहिए कि वो चूजों को खरीदने से लेकर उनको बेचने तक काफी ध्यान दें। चूजे लेने से पहले बाड़े को कीटाणुनाशक दवा से अच्छी तरह धो लें और दीवारों पर भी छिड़काव करें। इसके अलावा चूजे स्वस्थ हों और ऐसी जगह से खरीदें जहां जन्मजात बीमारियां ना हों। साथ ही चूजों को खरीदते समय ध्यान रखें कि रानीखेत बीमारी का F1 स्ट्रेन और मेरिक्स बीमारी का टीका लगा होना चाहिए। सर्दियों में चूजों को खास देखभाल की जरूरत होती है। चूजों को ठंड से बचाने के लिए गैस ब्रूडर, बांस के टोकने के ब्रूडर, चद्दर के ब्रूडर, पेट्रोलियम गैस, सिगड़ी, कोयला, लकड़ी के गिट्टे, हीटर की तैयारी चूजे आने के पूर्व ही कर लेनी चाहिए। ज्यादा ठंड होने पर चूजों के घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना चाहिए। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय ही कराएं। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रूडर चालू करके रखें। चूजों को ठंड लगने से सर्दी खांसी की बीमारी होने का डर रहता है, इसलिए उचित समय अपनाकर चूजों को सुरक्षा दें। चूजों के साथ मुर्गियों को भी इस मौसम में देखभाल की जरूरत होती है। मुर्गी आवास को गर्म रखने के लिए आवास के ऊपर प्लास्टिक, बोरे, फट्टी बिछा देना चाहिए ताकि ठंडी हवा को रोका जा सके। रात में जाली का लगभग 2 फीट नीचे का हिस्सा पर्दों से ढक दें। इसमें खाली बोरी और प्लास्टिक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इससे अंदर का तापमान बाहर की अपेक्षा ज्यादा रहेगा। अंगीठी या स्टोव जलाते समय
इस बात का ध्यान रखें कि अंगीठी अंदर रखने से पहले इसका धुआं बाहर निकाल दें। इस तरह से दी गई गर्मी से न केवल मुर्गियां आराम से रहेंगी बल्कि मुर्गी घर का वातावरण भी गर्म बना रहता है। दिन के समय ऐसी व्यवस्था रखें कि कम से कम 2 घंटे धूप अंदर जा सके। इसके लिए आवास बनाते समय मुर्गी घर की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। साथ ही फर्श पर 3 से 5 इंच की बिछाली डालें, जिससे तापमान को नियंत्रित किया जा सके। इस तरह देखा जाए तो कुछ बातों को ध्यान में रखकर इस मौसम में हानि को लाभ में बदला जा सकता है। मुर्गी पालन फायदे का व्यवसाय है। ये मुनाफा तब ज्यादा बढ़ जाता है जब खेती के साथ साथ मुर्गी पालन किया जाए। ऐसा करने से मुर्गियों के आहार में खर्च होने वाली राशि को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो देखा आपने, मुर्गी पालन क्षेत्र में असीम संभावनाएं हमारे सामने हैं, लेकिन ज़रूरी यही कि पहले उसके बारे में हम जानकारी लें और फिर आगे बढ़कर सफल हो सकें। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। तो देखा आपने कैसे आप अपने पशु को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं और अपनी लागत को बचा सकते हैं। गांव किसान में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे एक सफल और कामयाब किसान की दास्तां की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे इस आखिरी सेगमेंट जिसमें कामयाबी की दास्तां आपको हम दिखाते हैं। आज भी एक अनूठी और अच्छी दास्तां आपके लिए हम लेकर आए हैं। एक जो किसान है किस तरीके से दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और कैसा रहा इनकी सफलता का ये सफ़र, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दूध भैंस का ना पीते थे, घर घर गौ पालते थे। पीने से जो दूध बचे था उसका घृत निकालते थे। सामग्री में मिला को उसको अग्नि अंदर डालते थे। उससे भी जो बच जाता था उसका दीवा बालते थे। नहीं तपेदिक जुखाम नजला, नहीं किसी के सांस हुआ। वेद अनुकूल राज बिना सारे भूमंडल का नाश हुआ। कवि की इन पंक्तियों को चरितार्थ ही नहीं बल्कि सही मायनों में जीने वाले आज के कामयाब किसान हैं सत्यवान। सत्यवान ने जैविक खेती से न सिर्फ अपने खेतों का बल्कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य का भी भरपूर ख्याल रखा है। आइए जानते हैं किसान सत्यवान के बारे में। दौड़ती भागती जिंदगी के बीच सुकून के पलों का एहसास देता है किसान सत्यवान का खेत। इन्होंने अपनी खेती और पशुपालन के बीच ऐसा सिस्टम बना रखा है जिससे हर तरफ लाभ ही लाभ दिखाई देता है। उनके खेतों में हर तरह की फसलें लगती हैं।
उत्पादन लेने के बाद फसल अवशेषों का इस्तेमाल सत्यवान पशु आहार के रूप में करते हैं। वहीं पशुओं से मिलने वाले दूध को वो सीधे बाजार में नहीं बेचते, बल्कि दूध से घी बनाते हैं, जो दूध से कई गुना लाभ देता है। उनके खेतों में जैविक फसलें उगाई जाती हैं, जिसके लिए वो बायोगैस से बची स्लरी का उपयोग खाद के रूप में करते हैं। साथ ही जैविक रूप से तैयार उपज का उन्हें मोटा दाम भी मिलता है। इस तरह देखा जाए तो उनके इस सिस्टम में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वो हर चीज से लाभ लेना जानते हैं, वो भी प्रकृति के अनुकूल। हमने ये गाय के लिए चारे के लिए जो है ऑर्गेनिक मक्का लगाया है। ये मक्का जो है हमने अब 80 दिन का मक्का है, इसमें भुट्टा तैयार हो चुका है और इस मक्के को हमने जीवामृत, घन जीवामृत और गोबर गैस की स्लरी जो थी वो पानी के साथ में बहा दी थी, उसी से ये सारा हमने मक्का तैयार किया है। इस मक्के को मेरी गायें बड़े चाव से खाती हैं और इस मक्के से मैं ये कहता हूँ कि 1 से 2 किलो दूध हमारी गाय का बढ़ गया। और नील गायें जो 3-4 किलोमीटर से चल के आती हैं, पास में जो केमिकल का मक्का उसको नहीं खाती, उन्होंने इंसान से ज़्यादा पता है जानवर ने, वो आती हैं इसी मक्के को खाती हैं, क्योंकि उन्होंने पता इसमें मिठास गुणवत्ता अलग से है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है नेचुरल है। तो इस तरह से हम अपने घी को, दूध को महंगे भाव में बेचते हैं, क्योंकि हम जितना भी जो गाय को चारा खिलाते हैं वो भी हमारा ऑर्गेनिक होता है। उसमें हम कोई केमिकल का, जवार है, बाजरा है या मक्का है या और भी जो हमारे जई है, जो भी हमारा चारा होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। और उस चारे को जब हम अपनी गाय को खिलाते हैं तो जैसा खिलाओगे वही तो नीचे उतारेगी, उसी से हमारे दूध की भी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसका हम रेट अलग से लेते हैं। अब हमारा दूध 100 रुपये लीटर जाता है और मेरा जो घी है वो 2500 रुपये किलो बिकता है। तो इस तरह से भी किसान अपनी आय को, और हमारा जीरो बजट है, इसमें हमारा ना DAP, ना यूरिया, ना और कोई केमिकल, कुछ कोई ज़रूरत नहीं, बस खाली गोबर की स्लरी से और जीवामृत से ही हमने ये तैयार किया है। आपके सामने इसकी ग्रोथ, इसकी जो है शाइनिंग, चमक एक अलग से ही है। सत्यवान जीरो बजट खेती में विश्वास करते हैं और इसी ध्येय को पाने के लिए खाद बीज खुद ही तैयार करते हैं। जीवामृत बनाने के लिए गाय का ताजा गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इससे वो अपने खेत में तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही बाकी किसानों को या किचन गार्डन संचालित करने वालों को बेच देते हैं। उनके उत्पादों की गुणवत्ता के कारण उन्हें किसी बाजार में नहीं जाना होता, बल्कि लोग खुद उनके पास उनके उत्पाद लेने आते हैं। इसके साथ ही सत्यवान ने करीब 35 लोगों को रोजगार दे रखा है, जो इनके कामों में सहायता करते हैं। इस तरह सत्यवान के सुझावों को मानकर किसान कई गुना लाभ ले सकता है। हम उम्मीद करते हैं जैसा इनकी कामयाबी का ये सफर रहा, आप भी नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें और कृषि क्षेत्र के विकास और विस्तार में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते रहें। गांव किसान में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।